हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अगेन। मैं हूं अर्पित और आज पॉलिटिकल साइंस की क्लास में हम डिस्कस करेंगे नीति शास्त्र को। तो आइए चलिए शुरू करते हैं। नीति शास्त्र, जिसे इंग्लिश में एथिक्स कहते हैं, ग्रीक शब्द एथिका से व्युत्पन्न है, यानी कि ग्रीक भाषा के एथिका शब्द से निकला है, जिसका शाब्दिक अर्थ रीति रिवाज होता है। एथिका शब्द की व्युत्पत्ति एथोस शब्द से हुई है, जो एथिका के ही समान रीति रिवाज के अर्थ में प्रयुक्त होता है। नीतिशास्त्र एथिक्स का नैतिक चिंतन यानी कि मॉरल फिलॉसफी भी कहा जाता है, यानी नीति शास्त्र को नैतिक चिंतन यानी कि मॉरल फिलॉसफी भी कहते हैं। मॉरल शब्द मोर्स से व्युत्पन्न है, यानी कि मोर्स से निकला है, जिसका भी शाब्दिक अर्थ रीति रिवाज या लोक व्यवहार है। तो इसका मतलब यह है कि नीति शास्त्र जो है वो रीति रिवाज या फिर लोक या समाज के व्यवहार से संबंधित है। तो नीति शास्त्र यानी कि एथिक्स अध्ययन की वह विधा है जो किसी भी मानव समाज के लोक व्यवहार या रीति रिवाज का अध्ययन करती है। समाज के रीति रिवाज या लोक व्यवहार प्रायः सामाजिक परंपराओं पर निर्भर होते हैं, इसलिए ह्यूमन जैसे दार्शनिक नीति शास्त्र को सामाजिक परंपराओं के अध्ययन एवं मूल्यांकन के रूप में परिभाषित करते हैं। वस्तुतः जब हम विभिन्न समाजों का अध्ययन करते हैं तो यह परिलक्षित होता है कि भिन्न भिन्न समाजों की लोक परंपराएं एवं रीति रिवाज भिन्न भिन्न होते हैं तथा किसी समाज विशेष की परंपराएं भी समय के अनुरूप बदलती रहती हैं। अच्छा, आप इसको एक एग्जाम्पल के रूप में देखिए कि जैसे भारत है या फिर जो अरब संस्कृति है, वहाँ पर शराब पीना बहुत बुरा माना जाता है, जबकि यही आप वेस्टर्न कल्चर में देखें तो इसको पूरी तरह से मतलब ज़रा भी इसको गलत नहीं माना जाता। यहाँ तक कि मैंने बहुत सी नॉवेल और मूवीज़ में देखा है कि जो चर्च के पोप वगैरह होते हैं, जो फादर होते हैं, वो खुद जो है शराब पीते हैं और वहाँ पर शराब बनाई भी जाती है, वाइन बनाई भी जाती है और उनके कल्चर का हिस्सा है वो। ठीक, तो इसीलिए अब आप देख रहे हैं कि चीज़ एक ही है, लेकिन अलग अलग समाज में अलग अलग कल्चर में उसे बुरा या अच्छा माना जाता है। तो आइए अब आगे देखते हैं। अनेक दार्शनिकों ने इस विषय को समझने का प्रयास किया है कि किस तरीके से जो है जो परंपराएं हैं वो समय समय पर बदलती हैं और समाज में भी बदल जाती हैं, यानी अलग अलग समाजों की परंपराएं अलग हैं और एक ही समाज की परंपरा भी अलग अलग समय पर बदल जाती है। अनेक दार्शनिकों ने इस बात को समझने का प्रयास किया है कि किसी समाज की लोक परंपराएं या रीति रिवाज वास्तव में कैसे निर्मित होते हैं। इस संदर्भ में नीति शास्त्र का संबंध इतिहास, संस्कृति एवं राजनीति विज्ञान से भी जुड़ जाता है। यद्यपि नीति शास्त्र का मुख्य विषय मानव व्यवहार है, मानव व्यवहार को निर्धारित करने के मुख्य तत्व हैं किसी कार्य को करने का कारण, उद्देश्य, लक्ष्य तथा उपस्थित विकल्पों में से चयन। तो मानव व्यवहार किस तरह से निर्धारित होता है? पहली बात कि आप जो है किसी भी कार्य को क्यों कर रहे हैं, जैसे आप पढ़ाई कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं, उसका उद्देश्य क्या है। और दूसरा है कि लक्ष्य आपका जो है और उपस्थित विकल्प, आपके सामने क्या क्या विकल्प उपस्थित हैं कि आप किस तरीके से जो है कुछ भी करें और अपने लक्ष्य को जो है पा सकें। तो इसी तरह से इसी पर मानव व्यवहार निर्भर करता है। तो अब देखिए अलग अलग विद्वानों ने क्या कहा है कि नीति शास्त्र क्या है, आइए देखते हैं। और एक बात, आप अगर अच्छे मार्क्स पाना चाहते हैं तो इस तरीके से आप जो है अलग अलग विद्वानों की दी हुई परिभाषाएं जरूर लिखें एग्ज़ाम में और उन्हें हाईलाइट करके लिखें, जिससे कि आपको अच्छे मार्क्स मिलें। ठीक, तो देखिए मैकेंजी के अनुसार नीति शास्त्र मनुष्यों की आदतों की पृष्ठभूमि में स्थित सिद्धांतों का विवेचन और उनकी अच्छाई तथा बुराई के कारणों का विश्लेषण करता है, जबकि शुक्र नीति के अनुसार नीति शास्त्र सभी शास्त्रों का उपजीव्य और लोक स्थिति का व्यवस्थापक है। इसलिए वह धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष इन चार पुरुषार्थों का प्रदाता है, यानी इन्हें प्रदान करने वाला है। यूनानी दार्शनिक प्लेटो ने भी नीति शास्त्र को न्याय का ही विवेचन माना था। अरस्तु के अनुसार नीति शास्त्र मानव जीवन के चरम लक्ष्य का अन्वेषण है। वस्तुतः
अन्य सभी लक्ष्य उस चरम लक्ष्य को के साधन हैं, यानी कि बाकी और जितने भी लक्ष्य हैं वो हमें पहुंचाते हैं कहाँ तक, या कहाँ तक पहुंचने के साधन है उस परम लक्ष्य के, जो कि नीति शास्त्र है। उपरोक्त परिभाषाओं के आधार पर सार के रूप में कहा जा सकता है कि नीति शास्त्र वह आदर्श मूलक विज्ञान है जो सामाजिक जीवन व्यतीत करने वाले सामान्य मनुष्यों के आचरण या ऐच्छिक कर्मों पर निष्पक्ष एवं व्यवस्थित रूप से विचार करके उनके संबंध में उचित, अनुचित अथवा शुभ अशुभ का निर्णय देने के लिए मापदंड प्रस्तुत करता है और इस निर्णय के आधार के लिए कुछ मूल सिद्धांतों अथवा मानकों या आदर्शों की स्थापना करता है। नीति शास्त्र का स्वरूप। नीति शास्त्र की परिभाषाओं से प्रश्न उठता है कि इसका स्वरूप क्या है। अभी तक आपके मन में भी जरूर ही आ रहा होगा कि आखिर इसका क्या स्वरूप है। तो इस विषय में दो विचारधाराएं प्रचलित हैं और इसमें पहली क्या है कि नीति शास्त्र एक विज्ञान है। ये काफ़ी प्रचलित धारणा है कि नीति शास्त्र असल में एक विज्ञान है, लेकिन इसका भी एक अपोजिट बहुत से विद्वान इससे सहमत नहीं है और उनका अलग मानना है, और वो कहते हैं कि नीति शास्त्र एक आदर्श मूलक विज्ञान है। ठीक, तो ये दोनों क्या हैं, आइए एक एक करके डिस्कस करते हैं। तो अगर नीति शास्त्र एक विज्ञान है, इस विचार को देखते हैं कि प्रथम विचारधारा की मान्यता है कि नीति शास्त्र में विज्ञान की मुख्य विशेषताएं विद्यमान रहती हैं। किसी विषय या वस्तु अथवा घटना यथासंभव क्रमबद्ध तथा व्यवस्थित विवेचन और पूर्णतया निष्पक्ष होकर उसके संबंधित सत्य का अनुसंधान करना विज्ञान का प्रमुख उद्देश्य है। ठीक, तो विज्ञान क्या है? विज्ञान में देखिए यही किया जाता है कि कोई भी चीज़ है तो उससे भावनात्मक लगाव या उसे अपना नहीं मान लिया जाता है, बल्कि उसका जो है यथासंभव क्रमबद्ध और व्यवस्थित विवेचन किया जाता है कि असल में ये है क्या, और पूरी तरह निष्पक्ष रहा जाता है। आप किसी भी एक पक्ष की तरफ जो है अपने मन से नहीं झुक सकते हैं, बल्कि आप पूरी तरह अन्वेषण करके ही पता लगाते हैं और निष्पक्ष अन्वेषण करते हैं, इससे संबंधित सत्य का अनुसंधान करते हैं, और यही विज्ञान का प्रमुख उद्देश्य है। तो ऐसा ही नीति शास्त्र के साथ भी होता है। कुछ विद्वानों के मत में ये सभी विशेषताएं नीति शास्त्र में भी विद्यमान हैं। नीति शास्त्र भी मानव जीवन से संबंधित समस्याओं पर निष्पक्ष एवं व्यवस्थित रूप से मानवीय स्वभाव एवं उनकी क्षमताओं के आधार पर स्पष्टीकरण एवं समाधान प्रस्तुत करने का प्रयत्न करता है। नीति शास्त्र के बिना पर्याप्त कारण, सुसंगत तर्क एवं निष्पक्ष परीक्षा के किसी भी मूल सिद्धांत या आदर्शों की स्थापना नहीं करता। अतः नीति शास्त्र एक विज्ञान है। तो यही वजह है कि लोग मानते हैं कि नीति शास्त्र जो है एक विज्ञान है। लेकिन जो दूसरा विचार है कि नीति शास्त्र एक आदर्श मूलक विज्ञान है। तो आदर्श मूलक विज्ञान से क्या तात्पर्य है, आइए देखें कि दूसरी ओर कुछ विद्वान नीति शास्त्र को आदर्श मूलक विज्ञान के रूप में स्वीकार करते हैं। इनकी मान्यता है कि प्राकृतिक विज्ञान केवल तथ्यात्मक वर्णन करते हैं, जैसे वनस्पति विज्ञान पेड़ पौधों का उसी रूप में वर्णन करते हैं जिस रूप में वे पाए जाते हैं। उसी प्रकार भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, मनोविज्ञान आदि केवल विवरणात्मक विज्ञान हैं। ये सभी विज्ञान बाध्य विषयों का वस्तुनिष्ठ का मतलब होता है कि जैसी है उसे उसी रूप में जो है कह देना या बता देना। तो ये सभी विज्ञान बाध्य विषयों का वस्तुनिष्ठ वर्णन करता है, न कि उनका मूल्यांकन। ठीक, जैसे अब आप जो है अब अगर एटम है तो है, उसमें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन होते हैं तो होते हैं, आपने पता लगा के मालूम कर लिया। अब आप उसका मूल्यांकन नहीं करेंगे कि नहीं इसमें प्रोटॉन कम है और ज़्यादा होना चाहिए था, इलेक्ट्रॉन थोड़ा और होना चाहिए था। ये नहीं हो सकता ना, साइंस ऐसा नहीं होता है। तो यहाँ पर यही बात कही गई है कि जो विज्ञान है वो जैसा है वैसा है, उसको मतलब कोई भी चीज़ जैसी है वैसी है, उसे वैसे ही कहा जाता है, उसका मूल्यांकन नहीं किया जाता। जबकि नीति शास्त्र को इस श्रेणी का विज्ञान नहीं कहा जा सकता, क्योंकि आप ये थोड़ी कहेंगे कि अच्छा ऐसा व्यवहार है तो है, ऐसा ही रहेगा। आप उसका मूल्यांकन करते हैं कि अच्छा है या ये बुरा है, या ये कितना अच्छा है या कितना ज़्यादा बुरा है। तो इसलिए इस मामले में ये विज्ञान से अलग है। वास्तव में नीति शास्त्र का उद्देश्य किसी तथ्यात्मक विवरण को प्रस्तुत करना नहीं है, बल्कि विषयों या वस्तु का मूल्यांकन करना है। जैसे यदि हम किसी के कर्म को उचित कह रहे हैं तो इसका अभिप्राय यह है कि किसी नियम या आदर्श के मापदंड के आधार पर
उसके कर्म को उचित सिद्ध किया जा रहा है। अतः नीति शास्त्र का कार्य केवल उचित अनुचित शुभ अशुभ का केवल वर्णन करना नहीं बल्कि मूल्यांकन करना है। जिन नियमों सिद्धांतों या आदर्शों के आधार पर हम आचरण को उचित अनुचित शुभ अशुभ कहते हैं वे उस मूल्यांकन के मान्यता प्राप्त मापक हैं। इस प्रकार नीतिशास्त्र विवरणात्मक विज्ञान न होकर आदर्श मूलक विज्ञान है, जिसका उद्देश्य मनुष्य और उसके कर्मों का तथ्यात्मक वर्णन न होकर उसके मूल्यांकन के मापदंडों की स्थापना करना ही है। तो मेरा तो यही मानना है, मतलब मैं जो है इस बात से ज़्यादा सहमत हूँ कि असल में जो है ये विज्ञान नहीं है बल्कि आदर्श मूलक विज्ञान है। लेकिन आपके विचार अलग भी हो सकते हैं, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आप क्या मानते हैं कि नीति शास्त्र एक विज्ञान है या फिर आदर्श मूलक विज्ञान है। तो आइए आगे चलते हैं। तो नीति शास्त्र में एक नैतिक प्रत्यय लगा हुआ है, तो इस बारे में थोड़ा बात कर लें कि जे.एन. सिन्हा के अनुसार नीति शास्त्र व्यवहार की नैतिकता का विज्ञान है। देखिए, नीति शास्त्र से नैतिकता जुड़ी हुई है, तो नीति शास्त्र जो है व्यवहार की नैतिकता का विज्ञान है कि हम जैसा व्यवहार कर रहे हैं वो नैतिक रूप से सही है या गलत है। यह कर्मों के उचित अनुचित का, नैतिक शुभ अशुभ का, अच्छे बुरे कर्मों में प्रवृत्त नैतिक कर्ताओं की योग्यता अयोग्यता का, समाज में रहने वाले व्यक्तियों के अधिकार कर्तव्य और चारित्रिक गुणों का, उनकी स्वाधीनता और उत्तरदायित्व का विवेचन करता है। नैतिक चेतना में सन्निहित इन्हीं आधारभूत प्रत्ययों का सम्यक विवेचन इसका लक्ष्य है। उचित और अनुचित के बारे में भी थोड़ा बात कर लेते हैं। तो जब कोई कर्म नियमानुसार होता है, उचित अनुचित से क्या मतलब है कि ये सही है या गलत है, ऐसा किया जाना चाहिए था, ऐसा नहीं किया जाना चाहिए था, या ये काम करना उचित है या फिर ये काम करना अनुचित है। तो जैसे कि मान लीजिए कि बहुत से जगह पर बोला जाएगा कि शराब पीना, ये शराब तो फिर भी उतना अच्छा एग्जाम्पल नहीं है। ज़्यादा अच्छा एग्जाम्पल है कि बहुत देखिए आप कल्चर में बहुत जगहों पर नॉनवेज खाना बहुत गलत माना जाता है। हमारे अपने ही देश में बहुत से लोग नॉनवेज खाने में उन्हें कोई आपत्ति नहीं है, हेल्दी डाइट है, और बहुत से लोग उसको बिल्कुल ही बुरा मानते हैं। तो यही है उचित अनुचित, ये उचित है कि अनुचित है, दोनों सभी के अपने तर्क हैं। तो आइए देखें उचित अनुचित। जब कोई कर्म नियमानुसार होता है जो उसे सत कहा जाता है, ठीक। असत कर्म को वे कर्म होते हैं, यानी कि देखो अगर कोई कर्म नियम के अनुसार है तब तो उसे सत कहा जाएगा, सत मतलब सत्य, और असत कर्म वे कर्म हैं जो आचार विषयक नियम यानी जो नैतिक नियम है से संगति नहीं रखते हैं, यानी उसके अनुसार नहीं होते हैं, अर्थात नियम विरुद्ध होता है। नैतिक नियमों का लक्ष्य सर्वोच्च शुभ की प्राप्ति होता है। सत यानी कि उचित कर्म नैतिक नियमों की सिद्धि में सहायक हैं और इन नैतिक नियमों द्वारा सर्वोच्च शुभ की प्राप्ति होती है। अतः इस प्रकार सत्कर्म यानी कि उचित कर्म जो हैं वो शुभ की प्राप्ति का एक साधन बन जाता है, और असत कर्म यानी कि अनुचित कर्म जो है वो अशुभ की प्राप्ति का साधन बन जाता है। यानी कि उचित कर्म करोगे तो शुभ होगा और अनुचित कर्म करोगे तो अशुभ होगा, यानी बुरी चीज़ें होंगी। अतः शुभ साध्य है और सत उचित उसका साधन है। शुभ जो है वो साध्य है, यानी कि शुभ को हमें पाना है, और उसे पाने का साधन क्या है? उसे पाने का साधन है सत या उचित। उचित और शुभ क्या हैं, इनके भी अंतर को समझ लीजिए कि उचित और शुभ क्या है। तो शुभ पर ही उचित आग्रित है, यानी कि शुभ पर ही उचित आग्रित है, आधारित है। उचित या सत का प्रयोग साधन के रूप में होता है, किंतु शुभ का प्रयोग साधन और साध्य दोनों के लिए किया जा सकता है। जब शुभ किसी लक्ष्य की प्राप्ति का साधन होता है तो इस अर्थ में उसे सत यानी कि उचित कहा जाता है। अतः जो शुभ है वह सत है, यानी कि वही उचित है, और जो उचित है उसे शुभ भी कहा जा सकता है, परंतु सर्वोच्च उचित प्रत्यय का प्रयोग नहीं होता है। जबकि अशुभ क्या है? अशुभ वह है जो लक्ष्य प्राप्ति में सहायक ना होकर बाधक हो, यानी जैसे कहेंगे ना कि कोई भी अशुभ चीज़ है, ये बुरा है, इसे ना करो, तो ये असल में इसकी वजह क्या है, क्यों मना किया जाता है? क्योंकि ये हमारे जीवन की जो लक्ष्य है उसकी प्राप्ति में सहायक ना होकर बाधक है। जैसे आप अच्छा स्वास्थ्य चाहते हैं और सिगरेट पीते हैं तो सिगरेट पीना अशुभ है, आपके लक्ष्य की प्राप्ति यानी अच्छी हेल्थ के लिए ये सहायक ना होकर बाधक है। तो
तो शुभ को सामान्य स्वीकृति प्राप्त नहीं होती, यही वजह है कि नशे वगैरह को सामान्य स्वीकृति प्राप्त नहीं होती है। परंतु अशुभ को सामान्यतः तिरस्कार की दृष्टि से देखा जाता है। हाँ, बिल्कुल देखा जाता है। तो दया, क्षमा, प्रेम आदि शुभ माने जाते हैं। यानी ये जो गुण हैं, ये किसी भी समाज में आप देखेंगे तो इन्हें शुभ यानी अच्छा माना जाता है, क्योंकि इन्हें सामान्य समर्थन प्राप्त है। और लोभ, मोह, घृणा आदि अशुभ माने जाते हैं, क्योंकि इन्हें सामान्यतः तिरस्कार की दृष्टि से देखा जाता है। अधिकार और कर्तव्य। तो मनुष्य सामाजिक प्राणी है। सामाजिक या सामान्य हित के लिए समाज अपने सदस्यों को कुछ नैतिक अधिकार प्रदान करता है। ठीक, तो देखिए यहाँ पर बात हो रही है अधिकारों और कर्तव्यों की। अधिकार मतलब जो हमारा अधिकार है कि हमें ये चीज़ मिलनी चाहिए। जैसे शिक्षा जो है, एक ठीक ठाक हरी समाज में जो है शिक्षा जो होती है वो जनता का या समाज के नागरिकों का अधिकार होता है। और कर्तव्य क्या होते हैं? नैतिक कर्तव्य होते हैं कि हम कहीं बवाल नहीं करेंगे, दंगा नहीं करेंगे, गैर कानूनी कामों में या बुरे कामों में नहीं इन्वॉल्व होंगे। ये सब हमारे कर्तव्य होते हैं। तो यहाँ पर उन्हीं की बात हो रही है कि क्या अधिकार क्या है और कर्तव्य क्या है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि मनुष्य सामाजिक प्राणी है और सामाजिक या सामान्य हित के लिए समाज अपने सदस्यों को कुछ नैतिक अधिकार प्रदान करता है। जैसे भारत के संविधान में हमें जो है बहुत सारे अधिकार मिले हुए हैं, लेकिन साथ ही साथ कुछ कर्तव्य भी जुड़े हैं। तो व्यक्ति इन अधिकारों का उपभोग करता है। जो दूसरों के अधिकारों का उल्लंघन करते हैं वे समाज द्वारा दंडनीय हैं। यानी अगर मैं आपके जो है मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करूं, ऐसा काम करूं जिससे वो खत्म हो जाए, तो फिर मुझे उसका दंड मिलेगा। अधिकार क्या है, आइए देखते हैं कि व्यक्तियों के संपूर्ण विकास के लिए अनिवार्य तथा समाज द्वारा प्रदत्त सुविधाओं को अधिकार कहते हैं। जैसे अभी मैंने आपको एग्जाम्पल में बताया कि शिक्षा का अधिकार एक अधिकार है, मौलिक अधिकार है। तो ये अधिकार कानूनी एवं नैतिक दो प्रकार के होते हैं। समाज ही अधिकार और कर्तव्यों की आधारशिला और व्यक्तियों को उन्हें मानने के लिए बाध्य करता है। यानी कि ये समाज ही है जो निर्धारित करता है कि आपके अधिकार क्या हैं और कर्तव्य क्या हैं, और वो ही हमें उन्हें मानने के लिए बाध्य भी करता है। तो ये तो हो गए अधिकार। और कर्तव्य क्या है? कर्तव्य मनुष्य के अंतर्गत वासना और विवेक के मध्य होने वाले द्वंद्व का सूचक है। विवेक व्यक्ति को उचित अनुचित का अंतर बताता है। ठीक, अच्छा हाँ, ये विवेक बहुत पॉपुलर नाम है, लेकिन आमतौर पे लोग जानते नहीं हैं कि विवेक का मतलब क्या है असल में। तो विवेक का मतलब है उचित अनुचित, यानी सही और गलत के अंतर को समझने की जो आपके मन की क्षमता होती है उसे ही कहते हैं विवेक। यानी अपने विवेक के आधार पर सही निर्णय लेना कि क्या सही है क्या गलत है। कर्तव्य एक प्रकार का नैतिक ऋण है जिसे चुकाना प्रत्येक व्यक्ति का धर्म होता है। यानी कि हमारे जो कर्तव्य हैं वो इस समाज के प्रति हमारा एक नैतिक ऋण है, और ये हमारा कर्तव्य है कि हम उस ऋण को चुकाएं। यदि हम अभ्यास पूर्वक सत कर्तव्य करते हैं तो धर्मार्जन करते हैं, और यदि असत कर्म करते हैं तो हम अधर्म करते हैं। यानी अगर आप बुरे काम करेंगे तो ये अधर्म है, और आप अच्छे काम करेंगे तो ये धर्म के अनुरूप आपका व्यवहार है। धर्म चरित्र की उत्कृष्टता है, यानी कि आप अगर धर्म के अनुसार चलेंगे तो ये चरित्र की उत्कृष्टता है, जबकि अधर्म चरित्र का दोष है। कर्तव्य बाह्य कर्म करते हैं तब हम अधर्म करते हैं। यानी कि कर्तव्य बाह्य कर्म मतलब अगर हम कर्तव्य से बाहर का काम करते हैं तब क्या होता है कि तब हम अधर्म करते हैं। यानी जबकि धर्म जो है अंतर्निहित चरित्र की उत्कृष्टता है, जबकि अधर्म चरित्र की ओर संकेत करता है। सद्गुण व्यक्ति के नैतिक विकास का प्रतीक है। इसमें तीन बातें आती हैं। पहला क्या है? कर्तव्य ज्ञान। दूसरा है कर्तव्य का स्वेच्छा से पालन, और तीसरा है सद्गुण का अर्जन, यानी कि अच्छे गुणों को प्राप्त करना। अब हम बात करेंगे पुण्य और पाप की। ये सब जो है नीति शास्त्र के अंतर्गत आता है। अलग अलग सोसाइटी में, अलग समाज में, अलग वक्त में ये चीज़ें बदलती रही हैं। जैसे एक ज़माने में पहले कभी डिवोर्स होता ही नहीं था, लेकिन अब आप देखिए कि पश्चिमी देशों में तो बहुत ही कॉमन है। यहाँ तक कि मैंने 80-90% तक जो है कुछ देशों में देखा है उसके आंकड़े की डिवोर्स के ये परसेंटेज होता है। जबकि अब आप देखेंगे कि हमारे अपने देश में भी ये पहले की तुलना में बहुत ही कॉमन है। तो इसलिए समाज और उसके मूल्य हमेशा ही बदलते रहते हैं। तो अब देखिए पुण्य और पाप क्या है। जब हमारा कर्म नैतिक मानदंड का अनुसरण करता है तो उसमें पुण्य होता है, और जब कोई कर्म
या उससे असंगत होता है तो उसमें पाप होता है। ठीक, एक बार फिर से समझिए कि अगर हमारा कर्म नैतिक मानदंडों के अनुसार है तो ये पुण्य है, लेकिन अगर नैतिक मानदंडों से असंगत है यानी उसके अनुसार नहीं है तो फिर वो पाप है। उचित कर्म यानी कि पुण्य से चरित्र का नैतिक उत्थान होता है, जबकि अनुचित कर्म यानी कि पाप से चरित्र का नैतिक पतन होता है। वासनाओं पर नियंत्रण रखना पुण्य है, किंतु वासनाओं पर पूर्ण विजय प्राप्त करना उससे भी बड़ा पुण्य है। हत्या करना पाप है, किंतु उससे भी गंभीर पाप हत्यारे को हत्या के लिए उकसाना है। कर्तव्य से नैतिक पूर्णता की प्राप्ति होती है और फलस्वरूप पुण्य मिलता है, और कर्तव्य से नैतिक पूर्णता की विपरीत दिशा में प्रगति होती है और फलस्वरूप पाप मिलता है। इस प्रकार पुण्य और पाप चरित्र के ही लक्षण कहे जाते हैं। पाप तथा भूल में क्या अंतर है? अच्छा देखिए, लोगों से गलती तो हो ही जाती है, अक्सर आप देखेंगे, लेकिन हर स्थिति में उसको पाप ही नहीं कहा जाएगा। पाप और भूल दो अलग अलग चीज़ें हैं। तो आइए देखें उसमें क्या अंतर है कि पाप का अर्थ जानबूझकर कर्तव्य की लापरवाही दिखाना है। भूल का अर्थ अज्ञातवश यानी अज्ञानतावश कुछ ऐसे कार्य हो जाना जिसके स्वयं अथवा किसी अन्य व्यक्ति की हानि हो जाए, तो उसे कहेंगे भूल। भूल के से किए गए कर्म में हानि पहुंचाने का अभिप्राय इच्छा या उद्देश्य का अभाव रहता है। यानी अगर भूल से आप किसी को नुकसान पहुंचा सकते हैं, लेकिन नुकसान पहुंचाना आपकी इच्छा नहीं होगी या नुकसान पहुंचाना आपका उद्देश्य नहीं होगा। जैसे अगर एक्सीडेंट से कोई दुर्घटना, आप जा रहे हैं कार से या बाइक से किसी से टकरा गए, अगर उसकी डेथ भी हो गई तो आपके ऊपर हत्या का केस नहीं बन जाता है, क्योंकि आपका उद्देश्य नहीं था या आपकी इच्छा नहीं थी ऐसा कर देने की। तो ये है भूल। चूँकि अब यहाँ भूल के मामले में चूँकि यहाँ हानि भूल से हो जाती है, इसलिए यह नैतिक निर्णय का विषय नहीं हो सकती, क्योंकि केवल ऐच्छिक कर्म ही नैतिक निर्णय का विषय हो सकता है। जैसे एक्सीडेंट अगर हो गया तो अब इसमें कोई नैतिकता का प्रश्न नहीं है, क्योंकि आपने किसी भी व्यक्ति ने जानकर ऐसा नहीं किया है, तो यहाँ नैतिकता की कोई बात नहीं है, ये सिर्फ एक दुर्घटना है। तो भूल जो है ये जो है नैतिक निर्णय का विषय नहीं होती है। जब हम किसी कार्य को अनुचित जानते हुए भी किसी व्यक्ति को हानि पहुंचाने के उद्देश्य से करते हैं तो पाप उत्पन्न होता है। यानी पाप जो है वो जानबूझकर किया जाता है, जबकि भूल अनजाने में हो जाती है। पाप और भूल में मुख्य अंतर यह है कि पाप जानबूझकर किया जाता है, जबकि भूल अनजाने में हो जाती है। अच्छा, नीति शास्त्र के क्षेत्र क्या हैं, यानी कि किन क्षेत्रों में जो है नीति शास्त्र है? तो देखें, नीति शास्त्र का क्षेत्र उसके विषयों के विस्तार से निर्धारित होता है। आदर्श मूलक विज्ञान होने के कारण वह नैतिक आदर्श की परिभाषा देने का प्रयास करता है। यद्यपि उसका सीधा संपर्क मानव व्यवहार की प्रकृति या विकास से नहीं होता, तथापि मानव व्यवहार के उपयुक्त आदर्श की स्थापना हेतु उसे मानवीय स्वभाव से परिचित होना आवश्यक है। व्यवहार से चरित्र प्रकट होता है और चरित्र संकल्पों के अभ्यास का परिणाम है। संकल्प का संबंध हमारे मन की आंतरिक वृत्ति से उत्पन्न स्थायी प्रवृत्ति है। अतः किसी के चरित्र को जानने के लिए नीति शास्त्र को मनुष्य के कर्मों के स्रोत, प्रेरणा, अभिप्राय, ऐच्छिक और अनैच्छिक क्रिया आदि अन्य पहलुओं को जान लेना चाहिए। किंतु नीति शास्त्र की मौलिक समस्या तो नैतिक आदर्श का स्वरूप है, जिसके आधार पर नैतिक निर्णय दिए जा सकें। तो नीति शास्त्र बताता है कि नैतिक आदर्श क्या हैं, पर शुभ क्या है, सब कर्मों से किसे उचित कहा जाए। नीति शास्त्र ऐसे आदर्शों की विवेचना करता है जिसके द्वारा आदतें और बुरे चरित्र का निर्माण का निर्णय ले सके। यानी कि हम ये निर्णय ले सकें कि ये जो आदतें हैं या जो बुरा चरित्र है, तो हम निर्णय ले सकें कि ये गलत है, ये बुरा है, और यह भी बता सकें कि कौन से कर्म करने योग्य हैं, यानी कि क्या अच्छा है, क्या किया जाना चाहिए, और कौन से नहीं हैं, यानी क्या बुरा है, क्या नहीं किया जाना चाहिए। नैतिक आदर्शों के समर्थन में पर्याप्त कारण और उनके पक्ष में तर्क प्रस्तुत करना भी नीति शास्त्र का प्रमुख कार्य है। मनुष्य का परम हित क्या है, उसका स्वरूप क्या है, इसके अंतर्गत नीति शास्त्र शुभ, सत्य, कर्तव्य आदि के स्वभाव की खोज करता है। नीति शास्त्र का संबंध नैतिक निर्णयों के स्वभाव, विषय तथा मानदंडों से है।
नैतिक निर्णयों के साथ समाज की स्वीकृति और अस्वीकृति की भावना जुड़ी होती है। नीति शास्त्र इनकी भी विवेचना करता है। यही नहीं, नीति शास्त्र को उस कर्तव्य बुद्धि की भी व्याख्या करनी पड़ती है जो हमें उचित कर्म के प्रति प्रेरित और अनुचित कर्म के प्रति अरुचि उत्पन्न करती है। नीति शास्त्र पुण्य, पाप, धर्म, अधर्म के लक्षणों का विवेचन करता है। यह जानने का प्रयास भी करता है कि कोई कर्म पुण्य कर्म क्यों होता है। नीति शास्त्र इच्छा स्वातंत्र की प्रकृति पर अध्ययन करता है। अपने ऐच्छिक कर्मों के लिए मनुष्य उत्तरदायी है, यानी जो काम मनुष्य अपनी इच्छा के अनुसार करता है तो उसके प्रति वो उत्तरदायी भी होता है। हालांकि अगर जो है आप भूलवश कुछ कर दें तो फिर उसके प्रति नैतिक उत्तरदायित्व तो नहीं ही बनता है। दंड के स्वरूप और प्रकारों के साथ दंड के समर्थन में तर्कों की स्थापना भी नीति शास्त्र करता है। जैसे कि आप देखते होंगे काफ़ी आजकल एक फेमस बहस चल रही है पिछले काफ़ी समय से कि क्या मृत्यु दंड दिया जाना चाहिए। ठीक, तो दंड का स्वरूप और प्रकार, यही बात है कि अगर जो है न्यायालय या सरकार किसी को दंड दे रही है तो क्या जो है मृत्यु दंड दिया जाना उचित है। तो इसके बारे में भी जो है समर्थन और जो है तर्क जो हो रहे हैं तो वो नीति शास्त्र ही के अंतर्गत आते हैं। ये पूरी बहस और इसके सभी तर्क नीति शास्त्र के अंतर्गत आते हैं कि क्या मृत्यु दंड दिया जाना उचित है या नहीं है। अच्छा, मेरा तो मानना है, मुझे लगता है कि कुछ बहुत ही जघन्य अपराधों में मृत्यु दंड दिया जाना उचित है, लेकिन आपके विचार अलग भी हो सकते हैं। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको क्या लगता है कि मृत्यु दंड दिया जाना चाहिए या फिर नहीं दिया जाना चाहिए। नीति शास्त्र का कार्य मनोविज्ञान, दार्शनिक, राजनैतिक में उत्पन्न समस्याओं का अध्ययन करना भी है। जैसे मनोवैज्ञानिक समस्याएं, ऐच्छिक कर्म, कर्मों की प्रेरणा, इच्छा, सुख आदि की व्याख्या, मानव का तात्विक यानी कि वास्तविक स्वरूप, ईश्वर, आत्मा की अमरता, जगत की नैतिक व्यवस्था जैसी दार्शनिक समस्याओं, व्यक्ति और समाज के संबंधी समाजशास्त्रीय समस्याओं और व्यक्ति राज्य का संबंध, यानी कि नागरिक और जो वहाँ की सत्ता है, सरकार है, उसके बीच का क्या संबंध है और राज्य का नैतिक आधार क्या है और उनके नैतिक कर्तव्यों से संबंधित राजनीतिक समस्याओं की विवेचना करना भी नीति शास्त्र का कार्य है। तो दोस्तों, ये था नीति शास्त्र और उम्मीद है कि हालांकि ये बहुत इजी नहीं था तो आप लेकिन इसे अच्छे से समझेंगे, 2-1 बार वीडियो देखेंगे तो आपको बिल्कुल अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।